ठीक है, तो अभी ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग को समझते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कर रहा है, इसको करो ना। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कर रहा है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर रहा है। चार्जर आप डेली यूज करते हैं, तो ये एक बढ़िया एप्लीकेशन है इसके बेनिफिट को समझने के लिए। यहाँ हो क्या रहा है, हमारा जो मोबाइल फोन है, इसकी बैटरी चार्ज होगी 9 वोल्ट या 12 वोल्ट पर या 5 वोल्ट पर। अलग अलग बैटरी की अलग अलग रेटिंग होगी, है ना। लेकिन जो सप्लाई आ रही है घरों में वो कितनी वोल्ट की है, 220 वोल्ट की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वोल्टेज को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तो स्टेप डाउन करने के लिए जो सबसे बेसिक डिवाइस है वो है हमारा ट्रांसफॉर्मर। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन जो हम पढ़ चुके हैं, है ना, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन हमने पढ़ा। तो इंडक्शन जो है वो इसकी इंडक्शन इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि इंडक्शन की हेल्प से ये स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हमने बनाया है, इसका जो ये अरेंजमेंट बनाया है, ये क्या है, ये इस कोयल का कोर है। और इस कोयल के कोर को हमने पीस वाइज जोड़ा हुआ है, अलग अलग पीसेस में। इनको ये जो कट लगाए हुए ना, ये ऐसे स्लाइसेस हैं किसी जैसे आयरन कोर अगर ट्रांसफॉर्मर है तो ये आयरन के ऐसे स्लाइसेस हैं, उनको लेमिनेट किया हुआ है, एक दूसरे के ऊपर चिपकाया हुआ है। ऐसा क्यों किया हुआ है, हमने एडी करंट्स पढ़े थे, है ना। तो एडी करंट्स क्या है, अगर ये पूरा का पूरा एक ही ब्लॉक होता, है ना, एक ही ब्लॉक होता ये मेटल का, तो क्या होता, बहुत ज्यादा एडी करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होता और वो डिवाइस को हीट अप कर देता और बहुत ज्यादा लॉसेस होते। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया, इस ब्लॉक को पूरा यूज ना करके उसके स्लाइसेस किए और उनको लेमिनेट कर दिया ताकि वहां पर एडी करंट प्रोड्यूस ना हो। अच्छा, तो ये तो हमने इसका इस कंस्ट्रक्शन को समझ लिया। अब इसमें ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट क्या है, हम बोल रहे हैं कि ये म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम कर रहा है। तो इंडक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, इंडक्शन के लिए लिंकिंग फ्लक्स चाहिए। और वो फ्लक्स कहाँ से आ रहा है, इस तरफ है प्राइमरी बाइंडिंग, ये जो बाइंडिंग है इसको बोलेंगे हम प्राइमरी बाइंडिंग। और इस तरफ की जो बाइंडिंग है जहां से आउटपुट ले रहे हैं उसको बोलेंगे सेकेंडरी बाइंडिंग। अगर ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर करेगा कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में, ठीक है ना। वोल्टेज जो प्राइमरी साइड में है इनपुट वोल्टेज वो कम है और सेकेंडरी साइड में जो इनपुट आउटपुट वोल्टेज है वो ज्यादा है। अगर ऐसा काम के लिए हम ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और अगर इसको हम स्टेप डाउन करने के लिए यूज कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन। स्टेप डाउन करना मतलब वोल्टेज को कम करना। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि अगर हम इससे वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हैं तो इसका मतलब हम पावर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना, कि यहाँ इनपुट पावर कम है और आउटपुट पावर ज्यादा होगी, ऐसा दिमाग में बन जाए कहीं। तो ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ वोल्टेज इंक्रीज कर रही है, अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो वोल्टेज इंक्रीज कर रही है लेकिन करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है इनपुट वोल्टेज और करंट का और आउटपुट वोल्टेज और करंट का वो बराबर रहेगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है। तो यहाँ इनपुट में अगर वोल्टेज बढ़ रही है, इनपुट में अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट क्या होगा, कम होगा। और अगर आउटपुट में वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वो करंट जो होगा वो बढ़ेगा। तो अगर वोल्टेज स्टेप डाउन है, वोल्टेज को कम कर रहे हैं, तो करंट क्या होगा, वहां पर बढ़ गया होगा। और स्टेप अप कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो वहां करंट क्या होगा, कम हो गया होगा। तो अल्टीमेटली क्या है, जो पावर है इनपुट पावर और आउटपुट पावर वो बराबर ही रहती है, पावर कम ज्यादा नहीं होती है, बस वोल्टेज कम ज्यादा होती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हम ट्रांसफॉर्मर में डीसी अप्लाई कर सकते हैं, यस और नो। नहीं कर सकते, तो वजह बताइए क्यों नहीं कर सकते। तो यहां वाई वी कांट अप्लाई डीसी टू ट्रांसफॉर्मर, है ना। क्वेश्चन क्या है, वाई वी कांट
अप्लाई डीसी टू ट्रांसफॉर्मर। इसमें एडी करंट वाली बात नहीं है। एडी करंट कहां से आएगा? एडी करंट क्या था? एडी करंट जब जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट डेवलप हुआ उस लूप में। अब वो जो करंट डेवलप हुआ, उस करंट की वजह से फिर से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, फिर से उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो वो है हमारा एडी करंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है कि ईएमएफ इंड्यूस कब होगा? जब फ्लक्स चेंज होगा। ईएमएफ इंड्यूस कब होगा? जब फ्लक्स चेंज होगा। अगर मैं इसमें डीसी सप्लाई देता हूं, तो डीसी सप्लाई कैसी होती है? डीसी मतलब उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। डीसी मतलब उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो अगर ऐसी सप्लाई हम ट्रांसफॉर्मर को दें, तो क्या ये काम करेगा? क्योंकि फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा ना। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगी। और मैं ऐसा करंट इसमें सप्लाई कर रहा हूं जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद ये सैचुरेट हो जाएगा, जल जाएगा। बाइंडिंग इसकी हीट अप हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है ना? और जो फंक्शन था इसका स्टेप अप स्टेप डाउन का, वो नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ बनेगा नहीं तो इंड्यूस कहां से होगा? क्लियर? दैट्स व्हाई वी कांट यूज ट्रांसफॉर्मर इन डीसी सप्लाई। अब हम बात कर रहे हैं इनपुट पावर और आउटपुट पावर की। बात समझ ली, स्टेप अप स्टेप डाउन का मीनिंग समझ लिया। अब इसके थोड़े से ये नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या रिलेशन रहता है प्राइमरी वोल्टेज का और सेकेंडरी वोल्टेज का। प्राइमरी वोल्टेज मतलब जो सप्लाई साइड में वोल्टेज है वो प्राइमरी वोल्टेज, जो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज है वो सेकेंडरी वोल्टेज। तो जो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो फेराडे ने हमें सिखा दिया है, d∅/dt मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ टर्न्स। इतना ईएमएफ इसमें इंड्यूस हुआ। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो डायरेक्शन जो होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो काउंटर करेगी उसके कॉज को, जिसकी वजह से वो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसको अपोज करने की कोशिश करेगी। इसलिए यहाँ पर माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है। तो जो प्राइमरी साइड का जो ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होगा वो है इतना, और सेकेंडरी साइड का है इतना। कहां से आया? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। अब अगर हम इसका रेशो लें, ये ES की जगह ये रख दें, EP की जगह ये रख दें, इसका रेशो करें, तो d∅/dt ये कट गया, ये बच गया हमारे पास NS/NP। NS/NP क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, और NP है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक होगी बात? तो इस तरह से। और अगर एफिशिएंसी की बात करें, तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाई 100। एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालते हैं ना। हाँ हाँ, आइडियली इक्वल, लेकिन प्रैक्टिकली इक्वल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि लॉसेस होते हैं, है ना? तभी तो फिर हम एफिशिएंसी निकाले, अदरवाइज तो 100% एफिशिएंट नहीं हो गया। जितनी मैंने इनपुट पावर दी उतनी आउटपुट आ गई, तब तो हमारा डिवाइस आइडियल डिवाइस है। ऐसा होना चाहिए कि मैं जितनी इनपुट दे रहा हूँ उतनी आउटपुट मुझे मिले, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी जो मशीनरी है हमारी वो परफेक्ट नहीं होती है। उसमें ड्यू टू सिस्टम डिजाइन की वजह से उसमें एरर कोई ना कोई रह जाती है, जिसकी वजह से लॉसेज होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में भी लॉसेज होते हैं। तो जो अगली बात हम इसमें समझेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेज होते हैं। इतनी बात समझ आ गई हमें? लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। तो जो भी बात करी कि जब हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर और इनपुट पावर बराबरी है, तो इसकी एफिशिएंसी तो 100% हुई, क्योंकि एफिशिएंसी हम क्या बोल रहे हैं? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। अगर ऐसी बात है, एक जगह हम बोल रहे हैं कि जो आउटपुट पावर है उतनी इनपुट पावर है, और दूसरी जगह हम बोल रहे हैं कि एफिशिएंसी ये होती है, तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी तो हर बार 100% होगी। लेकिन ये वाला कौन सा केस है? आइडियल केस, कि जितनी इनपुट हम दे रहे हैं उतनी ही आउटपुट हमें
मिलती है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, ये इतने लॉसेस ट्रांसफॉर्मर में होते हैं। किस किस वजह से? पहला है कॉपर लॉस। ये कॉपर लॉस क्या है? ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कर रहे हैं जो कि कॉपर की है। अब कॉपर की बाइंडिंग कर रहे हैं, वहां से करंट पास कर रहा है, तो करंट पास कर रहा है तो क्या करेगा वो? वायर का अपना रेजिस्टेंस भी है कुछ, तो रेजिस्टेंस भी है, तो वहां पर आई स्केयर आर इतनी हीट वहां पर बनेगी। तो ड्यू टू दिस बाइंडिंग, इसको बाइंडिंग लॉस भी बोलते हैं उसका ट्रांसफॉर्मर का, या कॉपर लॉस बोलेंगे। फिर है फ्लक्स लीकेज लॉस। फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो क्या है, लिंक्ड है, जिसकी वजह से कपलिंग की वजह से, इसमें कपलिंग है जिसकी वजह से जो इसका फ्लक्स है वो इसको क्या कर रहा है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू इट्स म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पर फ्लक्स जो है, चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो कि वहां ईएमएफ इंड्यूस करेगा। लेकिन ये जो लिंकिंग है, ये जो कपलिंग है, ये 100% नहीं होती है। तो 100% नहीं होती है जिसकी वजह से ये जो आउटपुट पावर है वो एग्जैक्ट इनपुट पावर के बराबर नहीं होती है। तो दूसरा लॉस आ गया हमारा फ्लक्स लीकेज लॉस। तीसरा एडी करंट लॉस। तो एडी करंट हमने उसकी कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा कि वो जो इसकी हम कोर बनाते हैं वो लैमिनेटेड पीसेस को हम अरेंज करते हैं उसकी कोर को बनाने के लिए इंस्टेड ऑफ ए कंप्लीट ब्लॉक, ठीक है ना। तो लैमिनेटेड इसीलिए करते हैं ताकि जो एडी करंट है वो प्रोड्यूस ना हो। लेकिन फिर भी क्योंकि हर चीज परफेक्ट नहीं होती है, उसमें कुछ जो है वो एडी करंट प्रोड्यूस होने की जो कंडीशन है वो रह जाती है। जैसे कि अगर कंप्लीट ब्लॉक नहीं है तो एक एक पीसेस जो है ये आयरन के, ये भी तो कंडक्टर की तरह ही बिहेव करेंगे, तो इसमें जो है वो एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन कम होगा एज कंपेयर टू कंप्लीट ब्लॉक। तो जो इसकी कंस्ट्रक्शन में हम इसके कोर डिजाइन में जो सावधानी बरतते हैं कि लैमिनेटेड पीसेस को जोड़ते हैं, उससे एडी करंट लॉस को हम कम तो कर देते हैं लेकिन कंप्लीटली जीरो नहीं कर पाते। फिर है हिस्टेरिसिस लॉस। तो हिस्टेरिसिस क्या होता है? हिस्टेरिसिस होता है कि जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो ये करंट इसमें चेंजिंग करंट जब इसमें चेंजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो उस ईएमएफ की वजह से क्या हो रहा है, जो कोइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारा ये आयरन कोर है वो मैग्नेटाइज हो रहा है कुछ टाइम के लिए। तो जब करंट इसका एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये एसी क्या होती है, साइक्लिक होती है ना, ऐसे पेरियोडिक होती है, तो जब इस तरफ को करंट जा रहा है तो उसकी मैग्नेटाइजेशन एक तरफ को है, जब ये दूसरी साइकिल आ रही है तो उसकी मैग्नेटाइजेशन दूसरी तरफ को है। तो क्योंकि मैग्नेट और मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने का जो रेट है वो सेम नहीं है, करंट जो इसमें जो सप्लाई हम दे रहे हैं इनपुट साइड में, उसकी साइकिल मान लो ये है, लेकिन इसके मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने का रेट सेम ऐसा नहीं है जैसा कि ये साइकिल का है, तो उस वजह से एक लॉस प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं हम हिस्टेरिसिस लॉस। और फिर है हमारा वाइब्रेशन। आप जो बड़े ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, जो हमारे घरों का जो पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहाँ जो बड़े ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, वहां से जब हम गुजरते हैं तो हमिंग की साउंड आपको सुनाई देती होगी। तो वो जो हमिंग साउंड है, अब मैं करके बताऊं, ऐसी साउंड आती है, तो ये हमिंग साउंड है। तो ऐसी जो साउंड आती है वाइब्रेशन जैसी, वो किस वजह से आती है? जो ये कंटिन्यूस इसमें इतने सारे काम हो रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, भारी बड़े जो ट्रांसफॉर्मर है, तो वहां क्या वाइब्रेशन हो रहा है, तो वो भी एक तरह का लॉस है। तो इन सारे लॉसेस की वजह से जो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये थे लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। अब एक क्वेश्चन है ये, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर which winding should be thicker, primary or secondary? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में कौन सी साइड की बाइंडिंग थिक होनी चाहिए एज कंपेयर टू दूसरी साइड की बाइंडिंग से?
तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम? इसका आंसर करेंगे, कौन सा ट्रांसफॉर्मर है ये? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो रही होगी वहां पर? इंक्रीज हो रही होगी। तो आउटपुट करंट क्या हो रहा होगा वहां पर? डिक्रीज हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि आउटपुट करंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम है आउटपुट करंट। तो कम आउटपुट करंट है, तो यहाँ हम क्या सीख रहे हैं? कॉपर लॉस को बचाने के लिए, कॉपर लॉस को बचाने के लिए मुझे जो वायर की थिकनेस है वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं वायर की थिकनेस को बढ़ा देता हूं तो मुझे पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है रो इंटू एल अपॉन ए। अगर थिकनेस बढ़ा देता हूं मतलब एरिया उसका वायर का बढ़ जाएगा। अगर एरिया बढ़ गया तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो वो ज्यादा करंट पर भी कम कॉपर लॉस प्रोड्यूस करेगा। बात समझ आ गई? तो इसमें आउटपुट में करंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब इनपुट का करंट इसका ज्यादा है ना? इनपुट का करंट ज्यादा है और आउटपुट का कम है, तभी तो आउटपुट और इनपुट पावर बराबर रहेगी। हम क्या बोल रहे हैं कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर रहेगी। तो इनपुट में जो सप्लाई है वी इन वो कम है, उसको उसको ज्यादा करना है ना। जो इनपुट है उसको हमने स्टेप अप करना है। तो इसका मतलब इनपुट वहां कम है तो करंट जो है वो क्या है? ज्यादा है। तो इनपुट में करंट ज्यादा है मतलब इनपुट की जो वायर है उसकी थिकनेस मुझे सेकेंडरी की थिकनेस से कम करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी? सेकेंडरी की बढ़ानी पड़ेगी। वही बात आ गई भाई, क्या बोलूं अब मैं, या बात को समझना। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या है? आउटपुट की वोल्टेज बढ़ रही है और आउटपुट का करंट कम हो रहा है। तो आउटपुट का करंट कम है, कम करंट है, तो आई स्क्वायर आर लॉस तो वैसे कम ही होगा। थिकनेस आप बढ़ा दो लेकिन प्राइमरी की थिकनेस से कम रखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि प्राइमरी में करंट आउटपुट के करंट से ज्यादा है। बात समझाई कि नहीं आई? करंट कहां ज्यादा है? जहां करंट ज्यादा है वहां थिकनेस मुझे दूसरी साइड से ज्यादा करनी पड़ेगी। ये समझने वाली बात, ठीक है ना? वहां थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि कॉपर लॉस को कम करना है मैंने। और कॉपर लॉस किसकी वजह से हो रहा है? आई स्क्वायर आर की वजह से। तो जहां जहां करंट ज्यादा है वहां मुझे रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? अगर उसका एरिया बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ना। तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो आई स्क्वायर आर लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आएगी इतनी? तो इस तरह से हमने ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और लॉसेस को समझ लिया।